जाएगा इसके कांग्रेस और बाद। डीएमके को तोड़ा हाँ, जाएगा। क्योंकि बीजेपी को सत्ता पाने से ज्यादा विपक्ष को नुकसान पहुंचाना है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और अब मेरी सहयोगी शिवांगी वो भी आ गई हैं। अब आगे की चर्चा वो आगे बढ़ाएंगी और हम जा रहे हैं सीधा स्टूडियो। थैंक यू सो मच। सर, जैसा आप बात कर रहे थे तमिलनाडु में टीवीके को काफ़ी ज़्यादा सीट का फ़ायदा मिल रहा है, तो ये कैसे कह सकते हैं स्टारडम वोट शेयर में बदल गया फाइनली? एकदम बदल गया। ये मुझे भी आश्चर्य किया, मेरे आंकड़े भी आश्चर्य किए हैं। क्योंकि देखिए, एक मेरा मानना था कि कोई भी रीजनल पार्टी अभी कोई या पार्टी नई पार्टी आती है तो वो 0 से 100 नहीं होती है, वो कहीं 10% हो जाए, 20% होती जाए। लेकिन ये आंकड़े बहुत चौंकाने वाले थे और ये साफ ऐसे नजर आ रहा था कि यूथ और महिलाएं उनके साथ जुड़ी हैं। लेकिन इतने बड़े तादाद में उनके करेंगे और उसके कारण मुझे अब समझ में आ रहा है, मैं कह सकता हूँ कि ये मेरी गलती है कि मैं वहाँ पे तमिलनाडु में उस चीज़ को नहीं आगा कि वहाँ का यूथ अब पार्टी से टोपी खरीद कर लाता था। पार्टी उसे टोपी नहीं देती थी कि भाई सर पे लगाओ, टी शर्ट खरीद कर लाता था और पहन कर घूमता था और फक्र से करता था कि मैं टीवीके का कार्यकर्ता हूँ। महिलाएं साड़ी खरीदती थीं पार्टी के तरफ जाकर और इन्होंने अपने से एक एक करके जोड़ा है कि जबकि टीवीके के ऐसी स्थिति थी कि आधे से अधिक पे उनके पोलिंग एजेंट नहीं थे। तो हम लोगों ने जो आंकड़े इकट्ठा किए तो हो सकता है कि वहाँ कोई त्रुटियां रह गई हैं, लेकिन टीवीके ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। बिल्कुल, आंकड़ों में एग्जिट पोल में ऐसा दिखाया गया था कि 15 से 20% वोट शेयर रहेगा, पर उससे भी ज्यादा वोट शेयर यहाँ पर बनता दिख रहा है। और टीवीके की लहर को एक तरह से, विजय की लहर को एक तरह से एमजीआर से कनेक्ट किया जा रहा है और उसके साथ ही जयललिता से भी कनेक्ट किया जा रहा है। लोगों ने ये भी अंदेशा लगाया था कि हो सकता है कहीं ना कहीं कमल हसन जैसे वो उतना अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन जिस तरह से उनको वोट मिल रहे हैं, वोट शेयर मिल रहा है, ये काफी कुछ बता रहा है। देखिए, कमल हासन को जयललिता वाली पॉलिटिक्स, जयललिता भी पूरी तरह से फिल्म को छोड़कर आई थी और राजनीति में अपने आप को किया और उन्होंने खड़ा किया। वही स्टाइल में टीवीके के विजय भी कर रहे हैं कि उन्होंने राजनीति में आया तो फिल्म को पूरी तरह से त्याग दिया। कमल हसन और रजनीकांत, ये दोनों लोग और अपने फिल्म के उतार पे गए हैं। विजय का अभी फिल्म पे चढ़ाव था, वो पीक पे थे और ये लोग अपने को नीचे उतर, जब इनकी ढलान हो रही थी फिल्म से, तब ये लोग राजनीति में आए थे। तो इनकी पकड़ ऐसे भी कम होती, जबकि इन्होंने माने क्या कहेगा, जेनजी जिसको कहते हैं, यूथ जिसको कहते हैं, उसके बीच में पॉपुलर था। ये अपनी पॉपुलरिटी को इनकेश किया पॉलिटिक्स में। हाँ बिल्कुल, उसको एनकैश कर पाए हैं। वहाँ साथ ही देख सकते हैं तमिलनाडु में सर एआईएडीएम के 73 सीट्स पर आ गए। ये अलग से हुआ है, मतलब ये अचानक से ही हुआ है। तो इस पर आपको क्या लगता है, कैसे हो रहा है ये? ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आए, हम लोग पहले भी देख रहे थे कि वहाँ पे वो परिस्थितियाँ बन रही थी, हम लोगों ने आंकड़े में भी देखा था। तो ये बदलाव दिख रहा है और मुझे लगता है कि धीरे धीरे जो आंकड़े आ रहे थे और चीज़ें हो रही हैं, उस हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि जो चीज़ हम लोगों ने सोचकर पिछले एक सप्ताह से चैनल पर जो डिस्कशन कर रहे थे, उसका परिणाम भी इस रिजल्ट में दिख रहा है। डीएमके का एक तरह से डाउनफॉल होता दिख रहा है सर, क्या ये एंटी इनकम्बेंसी है? तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में कोई भी मुसलमान उतना हावी नहीं रहा, वहाँ क्रिश्चियन वर्सेज हिंदू चलता था। भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ी कमजोरी थी कि वो अपने बेस पे था नहीं, वो एआईएडीएमके को पकड़ के चलते थे। उनको उम्मीद थी कि भाई जयललिता के बाद एआईएडीएमके के जो वोटर हैं उनको हम साथ लेकर आए, जो महिला उनकी सबसे बड़ी पकड़ थी और उसके साथ जुड़कर ये काम करना चाहते थे, लेकिन वो हुआ नहीं। और स्टालिन का अपना ग्राफ काफ़ी नीचे गिरता हुआ जा रहा था, क्योंकि उनकी एक स्टाइल थी कि हिंदू विरोधी उनका बयान देना, ये करना। तो यदि 33-32% पे 73, वही बंगाल वाली स्थिति है कि 73% लोग आपकी बात सुने, ऐसा हो नहीं सकता था और वो परिणाम में बदलते हुए दिख रहा। ओवरऑल अगर बात करें तमिलनाडु की, तो कौन कौन से वो मोटे मोटे मुद्दे रहे हैं जिस पर आपको लगता है इस बार वोटिंग हुई है? मुझे लग रहा है ना कि जब यूथ आता है ना तो मुद्दा नहीं खोजता है। वो मुद्दा बिना खोजे वो अपने इंतजार से, चूंकि उसको स्टालिन को हटाना था और उनको पसंद नहीं थे, तो कोई भी मुद्दा को आप ये नहीं कर सकते कि नहीं विजय का मुद्दा ये था जो उसको बहुत कैच किया पब्लिक ने। उनको एक बदलाव लेकर आना था और इनके साथ जुड़ना था। उनका एक इमेज था, उस इमेज के साथ बच्चे जुड़े थे और उन्होंने वोट किया है और जमकर किया है। बिल्कुल, अभी जैसे मैं तमिलनाडु की ही बात कर रही थी, तो मैंने यहाँ पर अभी देखा सीट्स में 42 डीएमके आ गया है, टीवीके 54 और एडीएमके 72+। तो यहाँ पे एआईएडीएमके को फायदा हो गया, टीवीके को तो ऑब्वियसली फायदा है ही, डीएमके का एक तरह से वोट शेयर कट रहा है। अब जो आंकड़े अभी दिख रहे हैं उसके हिसाब से 72 और 50 है, तो मुझे लग रहा है कि एआईएडीएमके और टीवीके ये दोनों मिलकर कहीं ना कहीं सरकार वहाँ पे बनाएंगे और ये बनते हुए दिख भी रहा है। और इस बार मुझे लगता है कि विजय जो है
ये विजय भारतीय जनता पार्टी के एक पसंदीदा मुख्यमंत्री हो सकते वो उनको सपोर्ट दे सकते हैं। हैं, 100% देंगे। चुनाव के पहले भी अलायंस के लिए बात किया गया था, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपने को अलग रखा। यदि भारतीय जनता पार्टी के आते तो जो भी भारतीय जनता पार्टी, चाहे AIADMK का जो एंटी दिख रहा था, जो नाराज लोग थे, जो इनके साथ जुड़े थे, वो नहीं आते। तो हाँ, तो ये रणनीति स्ट्रैटेजी थी, एक तरह से स्ट्रैटेजी थी। हाँ, उनकी थी। अच्छा, हाँ, और वो सफल होते हुए दिख तो रहे। ये नया खुलासा किया है सर आपने, एक नई स्ट्रेटेजी बताई है कि तमिलनाडु में ऐसा हो रहा था और ये होता हुआ दिख भी रहा है। कैसे डीएमके का डाउनफॉल हो रहा है, एंटी इनकम्बेंसी और स्टालिन के अगेंस्ट किस तरह से वोट गए हैं, और एडीएमके को फायदा हुआ है टीवीके के आने से। पहले केवल सिर्फ 2 ये पार्टीज रहती थी, लेकिन अब एक तरह से ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट हो गया तमिलनाडु में। और आते ही जो विजय ने चौका छक्का लगाया है एकदम से, सीट्स का, शेयर का, वोट परसेंटेज का, वो काफी बड़ा। 3 साल का मेहनत और खूब मेहनत किया उन्होंने। गांव-गांव जाकर लोगों से, कोई पार्टी ऐसा ऑर्गेनाइज नहीं करते थे, चलते हुए किसी के घर में घुस जाना, कहीं बैठकर खा लेना, किसी से बात कर लेना, वो संपर्क जो उनका स्टाइल था, वो काफ़ी हमें लग रहा है कि लोगों ने पसंद किया है, और वो उसको वोट के रूप में लेते आए। जितने लोगों से उन्होंने संपर्क किया, जो मैसेजिंग दिया, उसको पब्लिक ने एक्सेप्ट किया और वो वोट में बदलते हुए दिखा। जो उनका मैसेजिंग था वो भी डीएमके से लगभग ऑलमोस्ट सिमिलर ही था। सेक्युलर सोशल जस्टिस लगभग सेम था जो डीएमके का है। इनफैक्ट डीएमके जो वेलफेयर स्कीम्स देते हैं, लगभग वही स्कीम्स भी उन्होंने इंट्रोड्यूस की। देखिए, डीएमके ने पहले से स्कीम दे रहे थे। मैं बार बार स्कीम वाली जो बात करें ना, आप इलेक्शन के बीच में कौन सा स्कीम को बूम कराते हैं, ये मायने। आप मध्य प्रदेश का लाडली बना के ले लीजिए, चुनाव के बीच में, चुनाव 3 महीने पहले से उसको शुरू किया गया था, उसको बूम किया गया था। बिहार का आप देख लीजिए जो तत्कालिक है, कि चुनाव के जस्ट 1 महीने पहले महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपए दिया गया था। तो यदि कोई स्कीम लेकर आते हैं और उसको चुनाव में बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो मैं हर पॉलिटिकल पार्टी से कहता हूं कि भाई आप इंतजार करो चुनाव का। आपने स्ट्रैटेजी दे दी यहाँ पे, अगले चुनाव में अब से यही होने वाला है। लेकिन वही अगर बात करें विजय की, जैसे हम बात करते हैं, स्टारडम उनका कन्वर्ट हो गया है वोट शेयर में, वोट परसेंटेज में यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। और जिस तरह से उन्होंने भाषण दिया था, मतलब पहले ये भी दावा किया था कि इस बार सीएम बनेंगे, तो लगता है वो बनते दिख रहे हैं। 100% रिजल्ट तो यही दिखा रहा है, शाम तक वेट करें। हाँ। लेकिन यदि रिजल्ट यही लास्ट तक रहेगा तो इसमें कोई दो मत नहीं, को मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। कैडर का भी लोगों को यहाँ पे थोड़ा डर था कि जैसे AIADMK है और DMK है, इनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेटवर्क आता है। जैसे कि MGR की अगर बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि इनके पास बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क था, जो कि रूरल से लेकर अर्बन हर एरिया में था। टीवीके के पास वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, लेकिन तब भी मैं तो बोला ना कि उनके पास अभी तो कहीं कार्यकर्ता मिला ही नहीं था जी। वोटर मिल गए, कार्यकर्ता कम मिला। और यही उनके लिए सबसे बड़ी जीत है कि हम अपने कैडर को खड़ा नहीं कर पाए और हमें वोट मिल गया। और लोगों ने बढ़ चढ़ कर जो वोट परसेंटेज दिख रहा है, आप ये नहीं कह सकते कि उनका मैंने अपार समर्थन मिला है। भले वो बहुमत के आंकड़े से नीचे रह जाए, लेकिन जो अभी पहली बार ऐसा समर्थन लेकर आए हैं, तो भारतीय इतिहास के लिए भी ये होगा कि एक पहली बार कोई भी पार्टी या लीडर यदि इलेक्शन लड़ता है तो उसको इतना अपार सफलता मिलता है। बिल्कुल। वहीं सर केरल की बात करें तो LDF 41 पे आगे चल रही है, UDF 88 पे। यही एग्जिट पोल्स ने भी प्रेडिक्ट किया था, आपने भी यही प्रेडिक्ट किया था कि लगभग इस बार जो वो ऑसिलेशन होता है पेंडुलम की तरह, कि एक बार LDF एक बार UDF, वो होगा, और वही हो रहा है। उसके पीछे दूसरा कारण था। देखिए, 10 साल उन्होंने शासन कर लिए थे विजय, उससे किसी को नाराजगी नहीं थी, उनके मूवमेंट को लेकर नाराजगी थी, चूंकि एज उनका झलक रहा था। अच्छा, कि भाई ये 82 इयर्स के है, वो मूवमेंट नहीं था जो पहले था। लोकल बॉडी के प्रति बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं था। यही कारण है कि आप देखेंगे कि एकदम गिरते हुए नहीं दिख रहा केरल में। LDF पूरी तरह से नीचे आ रहा है, जैसे अभी हम कहें 42 सीट्स पे आगे आ गया, तो वैसा स्थिति नहीं है। लेकिन वो एज जो था, वो जो लीडरशिप चेंज नहीं करना या दूसरे के पीछे खड़ा नहीं कर पाना, यहाँ पे जाकर LDF को नुकसान पहुंचा है। और UDF जितना बिखरा हुआ चुनाव लड़ा और वो जीत रही है, तो सोचिए कि एंटी इनकम्बेंसी तो गवर्नमेंट के प्रति थी। बिल्कुल सर, बीजेपी भी 3 सीट पर आ गई है केरल में। 3 से 5 का हम लोग भी उम्मीद किए थे कि 3 से 5 आएगा, और 3 पे अभी दिख रहा है। और मुझे उम्मीद है कि 1 सीट और उसको आएगी, तो बीजेपी 5 से ऊपर नहीं जाएगी। लेकिन जितना वोट वो ले आई है, वो कहीं ना कहीं LDF को नुकसान हुआ, क्योंकि LDF जो वहाँ खड़ी है, हिंदू वोट पे खड़ा हुई है। कम्युनिस्ट के साथ कभी मुसलमान नहीं रहे। कम्युनिस्ट का बेस वोट जो रहा है वो हिंदू रहा है, चाहे आप बंगाल का ले लें या केरल के ले लें। तो हिंदू वोट जब भी बिखरा होगा तो उससे नुकसान होगा। और क्रिश्चियन वोट ऑलरेडी पहले से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे, उनके साथ मुसलमानों का जुड़ गया, और हिंदू वोट का जो बिखरा हुआ उससे उसको ज्यादा फायदा मिल गया। ओके, तो यहाँ पर उस वजह से UDF को फायदा हुआ, और बीजेपी को भी 3 साहब कह रहे हैं 4 सीट पर वो आगे जा सकती हैं। बंगाल की बात करें तो सर 160 पर बीजेपी आगे है। जी, बंगाल देखिए 161 तक का तो हम लोग भी उम्मीद किया था, लेकिन मैं उससे
ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल में दोनों में मैंने बोला था कि किसी भी पोलिस्टर के लिए ये कठिनाई होती है कि उसका नीचे का फिगर कोई पार्टी नहीं छूती है। तो हम लोग ये मानते हैं कि शायद हम उस आंकड़े को नहीं पकड़ पाए या उस सेंटीमेंट में, लेकिन वो 161 से जब ऊपर पार कर जाए तो हम लोग मान ही रहे थे, चूंकि वहां पे एक छापा वोट होता है, उस छापा वोट को पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। क्या होता है छापा वोट? छापा वोट ये होता है कि आपके नाम का मैं वोट मार रहा हूँ। अच्छा। तो जैसे प्रवासी लोग आए और बार बार कुछ लोगों का कहना था कि वे प्रवासी खुलकर पोलिंग कर रहे हैं, मेरा ये कहना होता था कि ये इनका वोट 2021 में भी पड़ा था, 2024 में पड़ा था। ये अलग बात है कि वो उन्होंने वोट नहीं दिया था, टीएमसी के कार्यकर्ता दिए थे। अच्छा। इस बार टीएमसी के कार्यकर्ताओं को ये लगा कि भाई जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन तैयारी कर रही है, सेंट्रल फोर्सेज आ रहे हैं, तो हम छापा नहीं कर पाएंगे। तो इन्होंने डर पैदा किया कि आप आइए पोल करने के लिए, नहीं तो आपको यहाँ से हटा दिया जाएगा बांग्लादेशी का। तो ये लोग खुल कर गए वहाँ वोट करने के लिए, और जो वोट परसेंटेज बढ़ा है, आप कलकत्ता एरिया को छोड़ लीजिए जहाँ 38 सीट है, जिसको कहते हैं कलकत्ता ग्रेटर कलकत्ता जिसको कहते हैं, जहाँ पे 190 सीटों पर टीएमसी जीत कर आई थी, वहाँ पे पिछली बार पोल भी कम हुआ था। इस बार 15 से लेकर 28% तक पोल बढ़ा है। हाँ। तो ये पोल बढ़ा जो है हिंदुओं का बढ़ा है, चूंकि कभी भी मुसलमान लो पोल नहीं करता है, उसका हमेशा हाई पोल ही होता है। तो 80% 90% से कहीं भी किसी भी एरिया में जाएंगे मुसलमान का, उससे कम नहीं होगा। पिछली बार 2021 में कोरोना काल था, उसमें हिंदू कम निकले थे, जो बाहर के लोग थे वो पोल करने नहीं आए थे, उसको डायरेक्टली नुकसान हुआ था। इसीलिए कलकत्ता का 11 के 11 सीट पे आप नहीं आए पे थे, हुगली आपके लिए नुकसानदेह था, आसनसोल आपके लिए नुकसानदेह था। इस बार उस सारी सीटें पे था। और मैं इस बार एक बात और हम लोगों ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ऐसा नहीं होगा कि बंगाल के किसी डिस्ट्रिक्ट में वो जीरो नहीं होने जा रही है। अच्छा। हर डिस्ट्रिक्ट से सीट लेकर आएगी। इतना विश्वास आपको था? अभी भी विश्वास है, जो आंकड़े हैं अभी आंकड़े हैं वो आंकड़े उसी तरफ को लेके जा रहे हैं। तो सर इसमें क्या आईएसएफ है जैसे और हुमायूं कबीर की जो पार्टी बनकर आई, इन्होंने भी कुछ काम किया? नहीं, हुमायूं कबीर को तो मेरा शुरू से मानना था कि वो टीएमसी के जो बिखर रहा है मुसलमान वोट को, जो कांग्रेस और कम्युनिस्ट की तरफ इस बार जाते हुए दिख रहा था, उसको समेटने के लिए कार्य किया गया पूरा प्रकरण था। अच्छा। कि लास्ट आवर में हुमायूं कबीर को एक्सपोज करके हम एक तरह से पूरी तरह से पोलराइज करें, वो होते हुए नहीं दिखा ममता का। मुझे लग रहा है कि वहाँ की जनता समझ चुकी थी, और मुर्शिदाबाद में और मालदा में मुझे लग रहा है कि इस बार कांग्रेस और कम्युनिस्ट का प्रदर्शन भी अच्छा होगा। बिल्कुल। अब सर वहीं देखा जाए तो लेफ्ट यहाँ पर फिलहाल नहीं दिख रहा है। पहले 34 साल राज किया, इस बार लोगों को थोड़ा सा लगा था कि कहीं ना कहीं तो अपनी आवाज़ दिखाने के लिए, मतलब 1-2 सीट शायद मिल भी जाए, वो भी नहीं हो पा रहा है। देखिए, हमेशा बदलाव करना चाहिए। एम्बेसडर कार ने अपने डिजाइन में कोई बदलाव नहीं किया। आज एम्बेसडर कार भारत की सड़कों से गायब है। फिएट ने कोई बदलाव ज़्यादा नहीं किया, इसलिए गायब है। और देखिए, मारुति और ये सब कंपनियां आ रही हैं, डेली अपने मॉडल को चेंज कर रही है। आप उसी तरीके से पॉलिटिक्स कीजिएगा। अब जेनजी का ज़माना आ गया है, तो उसके लिए आपके लिए क्या स्कोप है, किस तरीके से आप काम कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी पे ध्यान देना बताना चाहिए था। हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट उसमें चूकते जा रहे हैं। उन्होंने नए चेहरे भी उतारे कहीं, लेकिन उसका उतारे, उनका लेकिन इम्पैक्ट उस नहीं चेहरों का आप जो आपकी सोच है उसको भी तो बदलना पड़ेगा। आप अपनी सोच में जो मैंने कही है कि जो उनके उम्र दराज नेता हैं, उसी सोच में यंगेस्ट को डालेंगी तो नहीं हो पाएगा। सर बंगाल में जो बॉर्डर एरियाज हैं जैसे कि कूच बिहार एंड नॉर्थ 24 परगनाज है, यहाँ पर आपका क्या एनालिसिस है? ये दोनों जगह में बीजेपी की उपस्थिति बहुत अच्छी रहेगी। दोनों परगना में, चाहे नॉर्थ जाए चाहे साउथ जाए, सदा पर हुआ जाएगी। जैसे जंगल महल की बात था, इस बार मेरा मानना था कि पूरी की पूरी बीजेपी लेके जाएगी, जो कि पिछले बार नहीं था। तो ये सब एरिया जो है पूरी तरफ से, जैसे कलकत्ता का 11 सीट का भी आपसे बात किया, उस 11 सीट में मेरा मानना है कि बीजेपी इस बार 7 सीट लेकर जाएगी। बीजेपी को इन्हीं एरिया से गेन करना है। जैसे मुर्शिदाबाद में पिछली बार 2 सीट जीत कर आई थी, इस बार हम लोग का अनुमान था कि 4 सीट जीत कर आएगी। मालदा में जो 4 सीट जीत कर बीजेपी आई थी, इस बार मानना था कि 6 सीट जीत कर आएगी। तो ये एरिया वहाँ वैसा था जहाँ पे से बीजेपी को गेन करना है, और वो गेन होते हुए दिख रहा है। तो यहाँ कभी 165 का देखिए, मेरा 161 का पार हो गया। आपका जो अनुमान था उससे आगे ही बढ़ गए। तो यहाँ पे जैसे बॉर्डर एरियाज में बात हुई थी घुसपैठियों को लेकर, क्या वही फैक्टर काम किया? देखिए, घुसपैठिया तो बहुत बड़ा फैक्टर है बंगाल को लेकर। जिस तरीके से डेमोग्राफी को लोगों ने चेंज किया है, लोगों ने अब जाकर महसूस किया। कम्युनिस्ट के समय क्या था कि जब ममता को चुना गया तो उसमें एक था कि भाई यहाँ पे कोई बड़ा इंडस्ट्री नहीं आ रहा, और कम्युनिस्ट के कारण नहीं आ रहा। लेकिन ममता के आने के बाद ये लगा कि इनको चेंज करो, नहीं तो मेरा डेमोग्राफी बदलता है। तो इसको बचाने के लिए लोगों ने खुलकर किया। जैसे 2000 यदि हम 21 की बात करें
तो हिंदुत्व उस तरीके से नहीं जागा था जो 2026 में जागा है। लोगों ने हिंदुत्व को अपने अंदर बैठाकर चुपचाप घर में बैठ गए थे कि मैं इस बार अपना हिंदुत्व ईवीएम पे दिखाऊंगा, और वो ईवीएम पे होते हुए दिख रहा है। साइलेंट वोटर्स बन गए। साइलेंट। अब सर वैसे ही ग्रामीण एरिया में, रूरल एरियाज़ में कहा जाता है कि टीएमसी का नेटवर्क बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे से मतलब उनकी पहुंच बहुत अच्छी है, वो इस बार दिख रही है कहीं, या फिर वो उसमें फ्रैक्चर हुआ है कुछ? देखिए, हर जगह टीएमसी जो है कहीं न कहीं ग्रामीण से लेकर शहरी इलाका में उसकी पकड़ कमजोर हुई है, और पकड़ में सबसे बड़ा जो योगदान रहा सेंट्रल फोर्सेज का रहा। अच्छा। यदि टीएमसी को 48% पिछले बार पोल मिला था, तो उसमें मान कर चलिए कि 7 से 8% वो छापा वोट का असर था। ओके। तो जब आप 48 में से यदि 7% निकाले तो 40 पे आ गए, तो बीजेपी को जो गैप पूरा करना था वो 3 से 4% करना था, जो कि प्रवासी और जो लोकल वहाँ पे जो हिंदुत्व जगह वो पूरा कर दिया उन्होंने। उससे हो गया। और एसआईआर तो मुद्दा था ही, वो एसआईआर इसलिए मुद्दा मंत्रिमंडल का जो छापा, वो एसआईआर के वो लोग थे जिनका टीएमसी को पता था कि ये वोट देने वाले नहीं है, या तो मर चुके हैं या यहाँ से बाहर है, तो उसका यूटिलाइज करते थे वोट में, और उसका कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा हुआ। तो वो नाम कट जाने से हुआ क्या कि वो छापा वोट नहीं पड़ा, तो उसका तो बेनिफिट तो मिलना ही था बीजेपी। बिल्कुल। अब सर असम में बीजेपी 100 सीटों पर आगे है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने यही कहा था कि 100 सीटों पे तो हम जीतेंगे। मेरा अनुमान था कि 95 सीटों पे, लेकिन मैं अभी इंतजार कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि 95 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, जो सीटें बढ़ रही हैं वहाँ पे घट सकता है, लेकिन यदि ये 95 से 100 जा रहा है तो मुझे लग रहा है कि पवन खेड़ा बहुत काम करके चले गए। कांग्रेस के पवन खेड़ा बीजेपी के लिए काम करके चले गए, क्योंकि जो उन्होंने लास्ट में किया उससे कहीं ना कहीं कार्यकर्ता नहीं। आप शीश महल की बात याद कीजिए, दिल्ली में जी जितने भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे, उनको था कि भाई ये इस तरीके से शीश महल का हो गया कि पब्लिक पूछती है तो मैं जवाब नहीं दे पाता। वही हाल पवन खेड़ा ने वहां पे कर दिया कि लोग पूछते थे कि भैया आपके नेता कहाँ हैं, जो एलिगेशन लगाए उसके बारे में क्या करना है। पार्टी ने कोई उनके तरफ से खड़ा होकर कोई किसी तरह का बचाव करते हुए नजर नहीं आया। तो एक बेचारा बूथ एजेंट या जो कार्यकर्ता कहिए, वो कैसे आम आदमी को जेल क्या करेगा। तो यहाँ पे सर 2023 में जो डीलिमिटेशन हुआ था, उससे भी फर्क पड़ा? काफी फर्क पड़ा। 17 सीटों का है, और एक तो तय हो चुका है कि असम में अब भारतीय जनता पार्टी एकदम कमजोर नहीं होगी। कमजोर होगी, सत्ता से बाहर भी हो सकती है, लेकिन एकदम कमजोर नहीं होगी। तो ये कह सकते हैं या पीक है बीजेपी का असम में, या फिर प्लेटू आ गया है? देखिए, पीक है, लेकिन अभी तो ऊपर और नीचे दोनों तो बचा है। अभी मुकुट भी खाली है और नीचे भी खाली है, तो बीजेपी करेगा। लेकिन एक है कि बंगाल की पॉलिटिक्स के बाद एक रीजनल पार्टी की पॉलिटिक्स पे विराम जरूर लगेगा। यदि तमिलनाडु को ले लिया जाए, एक उदाहरण की जहाँ पे वो है, कर्नाटका में ऑलरेडी कांग्रेस ही है, तेलंगाना में देख लीजिए तो कांग्रेस ही है। तो अब एक तरह से रीजनल पार्टियाँ सबसे माने नीचे स्तर पे जा रही हैं, और भारतीय राजनीति के लिए अच्छा ही है। बहुत अब आप कह रहे हैं अच्छी बात है, ऑफ कोर्स अच्छी बात है। एक नहीं दो नहीं बल्कि हमें ज़्यादा पार्टीज का यहाँ पे लोगों को ऑप्शन भी मिलेगा। आप तमिलनाडु में देखिए, फिर से टीवी के 78 सीट्स पर आगे हैं, AIADMK 64, DMK 44, DMK काफ़ी लो जाता जा रहा है। हाँ, अभी जिस तरीके से दिख रहा है रुझान, उस हिसाब से मुझसे पूछिएगा तो काफ़ी हाई तब जा रहा है। TVK का यदि अनुमान शुरू में ही गलत हो गया तो TVK कहाँ जाएगी वो अनुमान नहीं लगा सकती है, क्योंकि उसके वोटर साइलेंट थे, जो रोड पर निकल कर प्रदर्शन नहीं किए। और जब वो वोट में किए, जैसे अभी 162 चला गया टीवी यहाँ पे बंगाल में, तो ये दिखा रहा कि ये सीटें बढ़ रही हैं, वो घट नहीं रही हैं। तो जब इस तरह का माहौल बनता है ना, तो जो भी पार्टी आती है उसके ग्राफ आगे भागते ही भागते हैं। बिल्कुल। अब वहीं अगर बात करें बंगाल की, हम बात करते हैं 162, TMC 124 सीट्स हो गई सर। यहाँ पर ओवरऑल कौन कौन से एरिया में आपको लग रहा है कि बीजेपी को फायदा मिला है? कहाँ पे? बंगाल में। बंगाल में मैंने बोला ना कि कोई आप डिस्ट्रिक्ट निकाल लीजिए, 18 के 18 डिस्ट्रिक्ट निकाल लीजिए, तो कोई जीरो होने नहीं जा रहा बीजेपी के लिए। पिछली बार करीब 5 सीट डिस्ट्रिक्ट थी जहाँ पे वो शून्य थे, और TMC 4 जगहों पे शून्य थी। लेकिन इस बार कोई भी डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है जहाँ से बीजेपी को सीट ना मिले। सबसे ज़्यादा नुकसान जो था उसको, जो कलकत्ता ग्रेटर था, जहाँ पे 105 सीटें थी, 90 सीटों पर TMC जीत कर आई थी, उन सारे एरिया में एक रहा। और जैसे हम लोग सेकंड पेज में माने थे कि 142 में से 18 सीट जो बीजेपी जीत कर आई थी, वहाँ पे कैसे बूम करेगी, क्योंकि वो क्या था कि ये एरिया टोटल मुस्लिम एरिया था और यहाँ पे मुसलमानों की पकड़ थी। तब भी हम लोगों ने अनुमान ये लगाया था कि
प्लस ही इस बार बीजेपी वहाँ पे उसका परफॉर्मेंस बहुत मैंने खराब रहा तब, अच्छा होगा तो ये और भी बढ़ सकता है। तो ये दिख रहा है कि संथाल परगना लीजिए, चाहे कुछ बिहार लीजिए, चाहे कलकत्ता लीजिए, चाहे हुबली लीजिए, ये सब एरिया है जहाँ से बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिख रही है। और तमिलनाडु में सर कौन सा आपको बेल्ट ऐसा लगता है कि जहाँ पर डीएमके को फायदा नहीं मिला, वहाँ टीवी के ले गए? अब तो जिस तरीके से रिजल्ट लग रहा है उसको तो लग रहा है कि हर एरिया से लेकर आ रहा है, कोई एक एरिया की आप बात नहीं कर सकती हैं। जी, जैसे मेरा बेटा ही पढ़ता है वेलोर में, अब वो बोलता है कि जितने भी वहाँ के स्टाफ हैं वो सारे बैठकर उनके टीवी के प्रोग्राम को देखते हैं, उनके चीज़ों को देखते हैं। तो अब सोचिए कि उसकी किस एरिया को, हम लोग तो वहाँ देखेंगे जहाँ पढ़े लिखे लोग भी हैं, वहाँ भी उसकी पकड़ हो रही है, और ग्रामीण में से महिलाएं जब उसको खुलकर वोट दे रही है तो वहाँ भी एक पकड़ दिख रही है, यूथ उसके साथ हैं ही। तो उसको एरिया में बांट कर आप नहीं रोक सकती हैं। यदि एरिया ही में बांटेंगी तो फिर तो डीएमके का तो कहीं दिख ही नहीं रहा, दिख वो नहीं तो रहा। गिरते जा रहे हैं। डीएमके की वेलफेयर स्कीम्स को लेकर भी काफ़ी लोग कह रहे थे कि उन्होंने, जैसे फॉर सपोज मैंने वीडियोस देखी हैं बहुत सारी, तो उसमें कोई बच्चा कहता है कि हम टीवीके को सपोर्ट करेंगे, तो उनके पेरेंट्स कहते हैं कि लेकिन तुम जैसे पढ़े लिख के बने हो तो तुम्हारे को हेल्प डीएमके ने करी है, तो हम उनको सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे थोड़ा डिवाइड था वेलफेयर स्कीम्स को लेकर, लेकिन वो होता दिख नहीं रहा सर। नहीं दिख रहा। मैंने कहा कि वेलफेयर स्कीम जो होता है ना, वो तुरंत ही तत्कालिक देना चाहिए। आप पहले से भी दे रही हैं, भले उसके बाद इलेक्शन नहीं लड़ी है, लेकिन वो बेनिफिट नहीं हो रहा। यदि चुनाव में स्कीम के थ्रू आप जाना चाहती हैं तो चुनाव के कुछ दिन पहले दीजिए कि उसका इम्पैक्ट दिखता है कि किस तरीके से वोट में कन्वर्ट हो रहा है। बिल्कुल। अब असम में सर देखिए, पहले हम 100 कह रहे थे, 99 आपने वही कहा था कि 95 से ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी, 99-100 के बीच में ऑसिलेट कर रही है सीट्स यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि फ़ायदा जो आपने बताया एकदम सही बताया कि पवन खेड़ा यहाँ पर हिमंता बिस्वा शर्मा के काम करके बहुत सारा, इनफैक्ट हिमंता ने बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट भी दिए जो उनके साथ गए, अलग अलग स्टेटमेंट जो उन्होंने दिए, वो बहुत काम कर गए वहाँ पर, बहुत ज़्यादा काम कर गए। और पिछली बार क्या था कि इस बार जैसे टीएमसी ने पिछली बार चुनाव भी लड़ा था वहाँ पे असम में, इस बार यदि वो चुनाव लड़ता, यदि टीएमसी जाकर भी अपनी जोड़ लगाते असम में, तो मुझे लग रहा है कि 100 से 105 से ऊपर बीजेपी को जाना चाहिए। अच्छा, तब जाती। क्योंकि इस बार क्या था कि एकदम ट्रेंगुलर फाइट नहीं होकर आमने सामने फाइट हो गया। हाँ। तो इसलिए मेरा मानना था कि 95 तक बीजेपी रुके। और जो गौरव गोगोई हैं उन्होंने भी तो ग्राउंड पर काम किया था, लेकिन कुछ इतना असर दिख नहीं रहा है। 24 सीट्स पर ही गौरव गोगोई अपने पिता की इमेज को भजाना चाह रहे थे। उनका काम ऐसा कुछ नहीं था, बहुत इगोइस्ट आदमी है। वहाँ के लोग कहते हैं कि ये राहुल गांधी से भी ज्यादा इगोइस्ट है। और उनसे कम मिलना, कम करना, उनका व्यवहार उसी तरह का, तो लोगों के बीच में कोई भी गोगोई का इस तरीके का इमेज नहीं हो पाया था। उसको लगा कि मेरे पिताजी का बहुत नाम है और उस पर चले, जैसे राहुल गांधी जी अपने पिताजी का, अपनी दादी जी का नाम लेकर चलते हैं। लेकिन एक बात तो जरूर कहेंगे कि राहुल गांधी कितने रिलैक्स हैं कि गर्मी की छुट्टी मनाने वो विदेश चले गए हैं। यहाँ पर इलेक्शन की वोट्स की काउंटिंग हो रही है और यहाँ पर बाहर राहुल गांधी बाहर हैं। तो थैंक यू सर, हमें इतनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। अब मेरे सहयोगी सुधांशु जुड़ जाएंगे।